नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसटी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लंबित पेशा कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिलने जा रही है। दरअसल पेशा का पूरा नाम पंचायत उपबंध यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक है। भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर यह सहमति बनी कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना ठीक रहेगा, जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने अपने कानून बनाकर पेश किए। पेशा यानी पंचायत कानून को आए 25 साल पूरे हो गए हैं। आदिवासी बाहुल इलाकों में स्थानीय समाज को मजबूती देने के लिए इसे लाया गया था। ये कानून आज खुद की प्रासंगिकता के सवालों से जूझ रहा है। जब यह कानून आया था तो इसे देश के तकरीबन 9% आबादी वाले आदिवासी समाज के पक्ष में लाया गया। अब तक का सबसे मजबूत कानून माना गया था। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के जिम्मे थी। इस दौरान या तो सरकारों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई या फिर गंभीरता के साथ जिम्मेदारी नहीं निभाई। आलम यह है कि 10 में से 4 राज्यों ने 25 साल में पेशा कानून को लागू करने के लिए जो जरूरी नियम बनाने थे नहीं बनाए, जबकि आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकारों के द्वारा तमाम दावे और वादे किए गए, लेकिन सारे दावे सतह पर नजर नहीं आए, जिसकी तस्वीरें सबके सामने है। वही छत्तीसगढ़ की सरकार अब पेशा कानून के जरिए आदिवासियों को सशक्त करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पेशा कानून लागू करने की भूपेश सरकार की कवायद से क्या आदिवासी समाज की परंपराओं, रीति रिवाज, सांस्कृतिक पहचान और समुदाय के संसाधनों के संरक्षण को मिलेगी मजबूती। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर पेशा पर भरोसा। तो देश की सियासत आजादी के बाद से गांव, गरीब, किसान और आदिवासियों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। सरकारें कोई भी रही हो, सरकारों का मकसद जनता तक योजनाओं का लाभ मिले, इसका प्रयास किया जाता रहा। आदिवासियों के हित के लिए कई योजनाओं को चलाया जाता रहा, बावजूद इसकी योजनाएं आखिरी छोर तक नहीं पहुंच सकी। नतीजा साफ है कि आदिवासियों की सूरत हाल किसी से छिपे नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को फायदा पहुंचाने के लिए भूपेश सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्शन के वक्त जनता को जो वादा किया था उसे पूरा करने का प्रयास भूपेश बघेल सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ के बन रहे पेशा कानून के प्रारूप की समीक्षा के लिए पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके बाद 22 तारीख को कैबिनेट में इसकी मंजूरी पर मुहर लगेगी। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा पेशा कानून के पक्ष में है, लेकिन यह आने वाला समय बताएगा सरकार उसे सही तरीके से लागू करवा पाती है या नहीं। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कहा गया है कि पेशा कानून जल्द मूर्त रूप लेगा। इसे प्रभावी ढंग से लागू करने नियम बनाने कार्रवाई तेजी से चल रही है। राज्य के पंचायत मंत्री सिंहदेव ने इसके प्रस्तावित नियमों के प्रारूप पर प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के सांसदों एवं विधायकों से रायशुमारी की है और उनसे सुझाव भी मांगे हैं। सरकार की तरफ से बताया गया है, छत्तीसगढ़ का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पेशा कानून को अमली जामा पहनाने जा रही है। सरकार इसको लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है। नियम बनाने के लिए पिछले 1.5 वर्ष से आदिवासी विकास खंडों के लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई है। जनजातियों के कल्याण, पंचायती राज सशक्तिकरण को मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। वनाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों से लगातार चर्चा कर सुझाव प्राप्त किए। इन सबसे मिले सुझावों के आधार पर नियमों का प्रारूप तैयार किया गया है। देश के 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं जिन पर पेशा लागू होता है। उनमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। तो इधर भाजपा नेताओं की ओर से भी इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि भाजपा ऐसे कानून के पक्ष में रही है। यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार उसे सही तरीके से लागू करवा पाती है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क रहता है। चर्चा थी उन बिंदुओं पे जो ड्राफ्ट बना के विभागों को भेजा गया है। तो जनप्रतिनिधियों से अर्थात विधायक, मंत्री, सांसद कि आपके भी अगर कुछ इसमें सुझाव हैं जो ड्राफ्ट बना है तो वो दे दें। आगे उनको भी सम्मिलित कर लेंगे कैबिनेट में जाने के पहले। अब सरकार मांगेगी तो बिल्कुल देंगे। पेशा
कानून के पक्ष में हम लोग हैं, विरोध में नहीं है। अब ये कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की सरकार से कथनी करने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। ये समय बताएगा। छत्तीसगढ़ में पैसा एक्ट के बाद भूपेश बघेल सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस दाव का 2023 के रण में कितना असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इससे ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं और बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ युवा प्रभाग सर्व आदिवासी समाज के सुभाष करते जी हैं। सुभाष जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी हैं विशेष टिप्पणी के लिए। सबसे पहले बाबूलाल जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, अभी इसके नियम ही नहीं बने हैं फिलहाल, कैबिनेट से पास होगा, कैबिनेट से पास होने के बाद अभी नियम बनाने में कितना वक्त लग सकता है, कब तक इस पेशा कानून का आदिवासी समाज को फायदा मिल पाएगा? देखिए, मैं बड़े लंबे अरसे से देख रहा हूं कि सरकारें जो भी हो, चाहे 15 साल रमन सिंह की सरकार रही हो, योगी जी की सरकार रही हो, चाहे आज की सरकार है जी, पेशा कानून पे मैं चर्चाएं बहुत सुनता हूं, बातें बहुत सुनता हूं, लेकिन उसको लागू करने में क्या दिक्कत है ये समझ में मुझे कभी नहीं आया। जी, एक अच्छी दिशा होती है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आदिवासियों की सुलझती है पेशा कानून के माध्यम से। उनको ज्यादा सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। उनकी जो परंपराएं हैं, जो उनकी धार्मिक परंपराएं हैं, व्यवहारिक परंपराएं हैं, उसके अनुसार जो है वो उसके संरक्षण का काम जो है पेशा कानून करता है। और पेशा अगर लागू हो जाए तो मैं समझता हूं कि आदिवासियों की 80% से अधिक समस्याएं जो हैं वो उनके ही द्वारा सुलझा ली जाएंगी, ऐसा इसमें प्रावधान है। लेकिन कोई भी सरकार आज तक जो ईमानदारी से इस पर काम नहीं कर पाई है, और अब अगर अभी होता है और कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। ये आरोप प्रत्यारोप तो मैंने बहुत सुने हैं। अभी भी मैंने आपके इसमें वीडियो क्लिपिंग में सुना कि सरकार अगर ईमानदारी से करे तो मतलब इसका विरोध तो कोई कर ही नहीं सकता। पेशा का विरोध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र की व्यवस्था का प्रश्न है और उनके हित संरक्षण का प्रश्न है। लेकिन सिर्फ बातें ही होती है, जो मैं आज तक देखा हूँ। वोट की राजनीति भी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वोट की राजनीति भी इसमें छुपी हुई है। और इसमें क्या है, अधिकार मिलते हैं आदिवासियों को सीधे। तो जो अधिकार उनको मिलते हैं, मुझे लगता है कि सरकारें जो है उसमें असहज महसूस कर रही है उन अधिकारों को देने में। इसीलिए जो है ये बराबर लगातार चलता जा रहा है। बातें बहुत ज्यादा होती है, कुछ इसमें आगे बढ़ नहीं पाता काम। मैं तो लंबे समय से देख रहा हूँ। जी हाँ, राजीव जी, धर्मेंद्र जी आपके पास आएंगे, लेकिन पहले हम इसमें आज टिप्पणी ले लें पत्रकारों की, उसके बाद आपके पास आते हैं। आशीष जी, आपने भी बहुत इसमें सीरीज लिखी है बाकायदे, आपने इसमें बहुत अध्ययन किया है। आखिर क्या वजह है, जबकि 4 राज्य शायद इसको 5वीं अनुसूची संविधान के जो 9वें भाग में लिखा है उसके 5वीं अनुसूची के अनुरूप इसको माना गया है पेशा कानून, जिसको शॉर्ट में बोला गया, तो क्यों लागू नहीं हो पाया? जिनने लागू कर लिया, क्या वहां नियम शर्तें बनी हुई है क्या? देखिए, इसमें क्या है, केंद्र में कानून तो बना दिया। आज 25 साल हो गए। 96 में कानून बना। दिलीप सिंह भूरिया की कमेटी थी, उनकी अनुशंसा पे कानून बनाया गया। कानून तो सरकार ने बना दिया, केंद्र ने बना दिया, लेकिन राज्यों को जो उसके नियम बनाने थे, राज्यों ने उसको नियम बनाने में हीला हवाली की है। वो नियम पूरी तरह से बने नहीं है, इसलिए कानून बहुत लचर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में है, कहीं नहीं है। स्थिति ये है कि ग्राम सभा यदि कोई रिकमेंडेशन करती है तो कानून का तो उसका आशय ये है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां पर खनिज के अधिकार, जमीन के अधिकार और लघु वनोपज जो होती है उस पर ग्राम सभा फैसला करेगी कि उसको किस तरह से उसका इस्तेमाल होना है या विक्रय होना है, जो सारी चीजें, तो वो होना चाहिए था। लेकिन वो अब स्थिति ये है कि ग्राम सभा यदि मतलब एक रस्मी तौर पर यदि ग्राम सभा यदि कोई अनुशंसा कर भी देती है तो कलेक्टर के पास जाती है। वो कलेक्टर उसका निर्धारण करने वाला हो जाता है, क्योंकि कानून नियम पूरी तरह से तैयार नहीं है उसके। तो अगर मान लीजिए कि ग्राम सभा ने कहा कि शराब नहीं बिकेगी, ऐसा कुछ जगह हुआ भी है, लेकिन कलेक्टर उसको नहीं मानता है, जबकि कानून जो कहता है उसके नियम बन जाएंगे तो वो मानने के लिए लगभग बाध्य होगा, अगर उसमें कोई बहुत ज्यादा पेच ना हो तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो आदिवासी जो है अपनी ही जगह पर जो है वो उस कानून को, इसको ऐतिहासिक कानून बताया गया था कि ये आदिवासियों की 80 साल से चली आ रही पूरी समस्या खत्म कर देगा।
लेकिन वो समस्या, वो कानून जो है वो मजबूत कानून होने की बजाय खुद ही कमजोर हो गया है वो। तो इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं दे सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के एक मामले में, कालाहांडी और एक दो जिलों में बॉक्साइट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी पहल की थी, शायद 2016 की बात है। उसमें कोर्ट ने कहा था कि बॉक्साइट खनन का जो आपको काम करना है तो पहले राज्य सरकार वहां आदिवासियों से अनुमति ले, उसके बाद करे। और जब आदिवासियों की कोर्ट के कहने पर अनुमति से मांगी गई, आदिवासियों ने मना कर दिया और वो काम नहीं हो पाया। तो उसे ऐतिहासिक माना जाता है कि वो कितना ताकतवर एक वो चीज बन सकती थी, तो वो नहीं हो पाई। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में भी यह स्थिति है, मध्य प्रदेश में भी स्थिति है। मध्य प्रदेश में अभी पेशा कानून को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। उसके लिए भी नियम बनेंगे, ग्राम सभा का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है मजबूत करने के लिए। छत्तीसगढ़ में पिछले साल टीएस सिंहदेव ने सरगुजा में सम्मेलन किया था, वहां लोगों की रायशुमारी की थी इस मामले पे, तब भी ये बात आई थी। उन्होंने भी माना था कि हम इसके नियम नहीं बना पाए, और जिन्होंने नियम बना लिया है उनके हम अध्ययन करा लेते हैं। तो वो, और जबकि छत्तीसगढ़ में मैनिफेस्टो में है ये मामला। तो ये सरकारों की बहुत सारी चीजें देखिए, उड़ीसा में भी ये उसी तरह से जैसी सब जगह स्थितियां हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वो एक निर्णय किया था। तो ये स्थिति, और गुजरात में तो ये कहा जाता है कि वहां जो पंचायत कानून है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने उसे कोई नियम नहीं बनाया। वहां भी पैसा लागू गुजरात में? हाँ, लागू ने पैसा तो सारे केंद्र ने सारे राज्यों के लिए किया है, नियम बना दिए, नियम राज्यों को बनाने हैं। तो उन्होंने बताते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट भी थी, उन्होंने कहा वो एक राज्य तो कॉपी पेस्ट कर अपने पंचायत कानून को कॉपी पेस्ट कर रहा है पैसा के नाम पे। तो इस तरह की चीजें हैं। जब ये कानून बनेगा और भले ही चरणबद्ध रूप से लागू हो, जब वो लागू होगा तो ही आदिवासियों की स्थिति सुधरेगी इसमें। जी, तो हमारे साथ सुभाष परते जी हैं। परते जी, देर से ही सही शुरुआत की है भूपेश सरकार ने, आपको क्या लगता है? पूरी तरह से आपने तो पेशा के बारे में पढ़ा भी होगा, आप उनके लिए काम करते रहे आदिवासियों के लिए, 5वीं अनुसूची का ही अनुपूरक है एक तरह से ये। इस पहल को क्या मानेंगे और कब तक आपको लगता है लागू हो जाएगा? पूरी तरह से जमीन पे आ जाएगा? जी जी, सबको जोहार जी। और दिक्कतें ये है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कोई भी आदिवासियों से संबंधित कोई भी कानून के लिए खैरात नहीं है जी। ये पहले तो सभी राजनीतिक पार्टियों को, शासन को, सत्ता को समझना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि ये चीजें हमारे लिए खैरात है, तभी आप हमारे लिए इतना लेट कर रहे हैं। किसी भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो बहुत बड़ा समय लगने की आवश्यकता नहीं है। 25 सालों से अगर हम बाएं प्रसार के देख रहे हैं कि हमारे लिए पेशा कानून हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में आप लागू करें, तो ये कहीं न कहीं इच्छा शक्ति का ही कमी है। आप सबने स्टडी किया है और हमने भी लगातार उस पर अपने आवाज, हमारी आंदोलन शुरू से चल ही रहा है। और मेरे को लगता है ये इच्छा शक्ति की कमी है कि हमें हमारा अधिकार नहीं देना चाहते। यही मंशा हम मान सकते हैं इस पे। पैसा लागू होने के बाद लगता है आपको अधिकार मिल जाएगा आदिवासियों को उनका? देखिए, पैसा में जो प्रावधान है, ग्रास लेवल पे जो आप काम करना चाहते हैं, वहां के लोगों को जो सहायता, एक शासन का जो पंचायत को जो अधिकार मिला हुआ है, अगर हम ग्राउंड लेवल पे अगर स्वीकार करें, हम अपनी नीति स्वयं नीति निर्धारण करें, अगर वो ग्राम सभा, पारंपरिक ग्राम सभा अगर निर्धारित करती है, तो निश्चित ही बहुत सारे फायदे जो आज तक हमको ठगा गया सिर्फ आश्वासन पे जो चलता रहा, वो बहुत सारे ग्राउंड लेवल पे हम काम कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। सवाल यहाँ ये है, हम अभी जाएंगे चक्रवर्ती जी के पास, सवाल यहाँ ये है, नियम कानून राज्य सरकार को बनाने हैं, वो कितने सख्त बनाते हैं, कितने नहीं बनाते हैं? आपको क्या उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से होगा? जैसे माननीय मंत्री जी ने, पंचायत मंत्री जी ने पहल की थी कि सब जगह रायशुमारी किया जाए करके, तो कई बस्तर से लेकर सरगुजा के कई क्षेत्रों में लगातार उन्होंने हमारे प्रतिनिधियों से और जो ग्राम के लोग हैं उनसे रायशुमारी की है। अगर हमारे सलाह को मानते हुए और अन्य जो प्रदेशों में जो लागू है उन चीजों को लेते हुए अगर कानून बनता है, तो निश्चित ही अगर हमारे सलाह पे अगर सही अनुमोदन होके तैयार होता है कानून, तो ग्राउंड लेवल पे दिखने को मिल जाएगा वो। राजीव जी, कितना स्वागत करते हैं आप, और कितना शंका कुशंका है इसको
सही जो एक्ट है, जो एक्ट का मूल है, उसको कितना धरातल पर भूपेश सरकार उतारेगी, कितना शंका को शंका है आपको? त्रिपाठी जी, अगर नीति, नियत, मंशा और इच्छा शक्ति की बात होती है कोई भी कानून लागू करने में, या ये कानून क्यों लगाया जा रहा, ताकि जो 700 जनजातियां हैं, हमारे वन बंधु है, जो आदिवासी वन बंधु हैं, उनकी संस्कृति की रक्षा हो, उनका समुचित विकास हो। लेकिन दुर्भाग्य से मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा दिन की बात नहीं, केवल 1.5 महीने पहले, लगभग 45 दिन पहले, आदिवासी बंधु पूरे आदिवासी क्षेत्रों से आए थे पैदल, और उनकी एक छोटी सी मांग थी कि जो जिस प्रकार से छोटे छोटे पंचायतों को तोड़कर नगर पंचायत, नगरीय निकाय में तब्दील किया गया है, तो जो हमारे असली वन बंधु है, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको तो उसी दिन से ये समझ में आ गया था कि भले पेशा कानून लगाया जाए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये जो अफसरान वर्ग है, ये इनकी एक चाल है कि सारा नियंत्रण हमारे हाथ में हो। और मजे की बात है त्रिपाठी जी कि एक सरकार का नुमाइंदा उन आदिवासी बंधुओं को पानी पूछने नहीं गया, वो 3 दिन तक राजधानी में डटे रहे। कोई एक सरकार का अफसर उनको उनके आंसू पोंछने नहीं गया। वो कहे साहब हम इतने दूर से पैदल आ रहे हैं, पूरे आदिवासी वेशभूषाओं में अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए। न सरकार का कोई नुमाइंदा गया, न कोई मंत्री गया, न कोई अफसर गया। तो और उन्होंने जब हमारे प्रतिनिधि मंडलों ने बात की और स्वतंत्र पत्रकारों ने बात किया, तो कहा साहब कोई हमसे मिलने नहीं आया। फिर वो राज्यपाल, जो हमारी आदिवासी महिला है, वो राज्यपाल महोदया के पास गए, तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि हम देखेंगे इस मामले को कि कैसे षड्यंत्र पूर्वक जो छोटे छोटे गांव पंचायतें थी उनको किस प्रकार से नगर पंचायतों में तब्दील किया जा रहा है, और अधिकारी सीईओ के पास है। तो देखिए ये नीति और नियत की बात है। अगर नीति और नियत सही होती तो 2001 में भी कांग्रेस की सरकारें थी, और 96 में बन गया, 96 में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी थे। मैं राजनीतिक लपोलवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन बात यह है कि अगर आप सही में, अभी आप देखिए जन सुनवाई की बात हो रही है, पेशा कानून को छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हम, ये सरकार कहती है कि हम आदिवासी वर्ग के हितैषी है। बहुत सारे ऐसे जो बॉक्साइट के प्लांट है या जहां पे उद्योग लगने के लिए जो जन सुनवाई होती है, वो आदिवासी बंधुओं को बुलाते नहीं है और फर्जी जन सुनवाई बनाकर उनको वन क्षेत्रों से भगा दे रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका में रेड इंडियन, जो असली आदिवासी थे, अमेरिका के मालिक थे, उन रेड इंडियनों को शहर से बाहर फेंक दिया गया और उनका शोषण शुरू हो गया। तो छत्तीसगढ़ में भी मसौदा एक तरफ ये दिखाते हैं, ये दिखावटी लोग हैं, ये दिखाते हैं हम कितने आदिवासियों के प्रिय, हम घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, और इधर षड्यंत्र पूर्वक अपने अफसरों के साथ ये जो राजनीतिक और अफसरों का जो अवैध संबंध है ना, गलत कामों का, उस अवैध संबंध से जो बच्चा पैदा होता है, और वो बच्चा होता है भ्रष्टाचार का, और वो बदमाश होता है, वो एक तरफ तो दिखाया जाता है लबोलवाब कि हम बहुत अच्छे तरीके से आदिवासियों का विकास करेंगे, राजीव जी आपकी बातों उनकी संस्कृति की रक्षा करेंगे। राजीव जी आपकी बातों से लग रहा है कि आपको इनकी नीयत में, जैसा आपने पहले ही कहा, कि शंका है। मतलब जो उसका मूल स्वरूप है उस पर न लागू करके दिखावटी तौर पे लागू किया जाएगा, पेशा मैंने धरातल पे लाया जाएगा। लेकिन 2003 से 2018 तक आपने 96 से गिनाया, 1 से 3 तक गिनाया, 2003 से 18 तक आपकी सरकार थी। उस दौरान क्या हुआ? नहीं ठीक है, हमारी सरकार थी, नहीं हमारी सरकार थी, लेकिन हमारी सरकार के होते हुए भी, और हमारे सरकार में पूरे आदिवासी बंधुओं का सम्मान होता था, उनका काम होता था। लेकिन कहीं से ऐसा कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिसकी वजह से हम, जो हमारी सरकार थी, वो इससे पीड़ित थी, नक्सलवाद से। और वहां पे उस समय कहीं सलवा जुलूम का आंदोलन चलता था, कहीं औद्योगिकरण की बातें होती थी, तो हमारी सरकार उसे लागू नहीं कर पाई। लेकिन हमारी सरकार की मंशा थी कि आदिवासी बंधुओं का समुचित विकास हो। हमारी सरकार की मंशा थी कि आदिवासी समाज की, उनका समुचित विकास हो, स्कूल खुले, कॉलेज खुले, उनकी जो अक्षुण्ण संस्कृति है। राजीव जी आपने कहा कि आपकी सरकार, कानून, राजीव जी आपने कहा कि आप सरकार नक्सलवाद से पीड़ित थी, मतलब अब धनंजय जी की सरकार नक्सलवाद से पीड़ित नहीं, नक्सल मुक्त है जी। नहीं, नक्सल मुक्त नहीं है। नक्सल मुक्त करने के लिए तो अमित शाह जी यूनिफाइड कमांड की बैठक कर रहे हैं, डीजीपीओ की बैठक कर रहे हैं। और अभी देखिए गढ़चिरौली में जो संयुक्त ऑपरेशन हुआ,
उसको कहीं न कहीं पे वो जो अमित शाह जी प्रयास कर रहे हैं, सारे राज्यों को मिलाकर जो रेड कॉरिडोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफलता है और शायद नक्सलियों की ताबूत की अंतिम किल लगने जा रही है। तो मतलब- लेकिन वो उत्पाद जो हमने तो राजीव जी, आपका ये तर्क घटनाएं है कि हो, हम नक्सलवाद से पीड़ित थे, इस कारण नहीं लागू कर पाए, तो नक्सलवाद से पीड़ित तो ये भी है। नहीं, तब में और अब में बहुत फर्क आया है। जी। हम जिस प्रकार से आक्रांत थे, जी। उसकी तुलना में आप देखेंगे हमारा सलवा जुलूम आंदोलन चल रहा था आदिवासी बंधुओं के साथ। जी। महेंद्र कर्मा जी थे कांग्रेस के नेता, और एक अद्भुत उदाहरण था जी। कि नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री मिलकर आदिवासी क्षेत्रों में जाते थे, सलवा जुलूम का आंदोलन चला रहे थे, नक्सलियों के वाहन में घुसकर उनके खिलाफ आंदोलन चलाते थे, एसपीओ का गठन करते थे, गोली का जवाब गोली से देते थे, और जहां जरूरत है पुनर्वास की तो वहां पुनर्वास भी करते थे। तो देखिए कुछ कारण था, लेकिन आज पेशा कानून लागू करने के नाम पर जो ये छल किया जा रहा है, अगर सही में अगर कानून पास किया जाता है और हमारे वन बंधुओं को, जो इस धरती के जल जंगल और जमीन के जो मालिक है हमारे आदिवासी बंधु, उनकी अगर रक्षा करनी होती तो हम स्वागत करेंगे। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है कि जल जंगल जमीन के जो सौदागर है वो ज्यादा सक्रिय हैं और वो कानून को लागू करवा रहे हैं, तो शंका होती है कि ये कैसा हो रहा है कि जैसे होता है ना कि किसी को मारने जो सफेद जहर दिया जाता है। मैं पेशा कानून की आलोचना नहीं करता, लेकिन कानून को कानून के ढंग से पेश किया जाए। जैसे वरिष्ठ पत्रकार जी दुबे जी ने भी कहा कि कानून तो कई जगह लागू है, लेकिन लागू होने के बावजूद भी जिस प्रकार से लागू होना चाहिए उनकी बातें नहीं सुनी जाती। वहां कलेक्टर सुपरसीड करते हैं, कहीं पर जो अफसरान है वो सुपरसीड करते हैं, कहीं पर जमीन की आवश्यकता होती है तो जन सुनवाई को दरकिनार कर दिया जाता है। जी राजीव जी, तो यहाँ पर तो राजीव जी आपके पास आ रहे हैं, तो वो राजीव जी आशीष जी कुछ पंचों आशीष की जी कौन एक सुनी सवाल, जाएगी? वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, मैं यही बात करना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ में 15 साल का बहुत बड़ा एक पीरियड था और एक अच्छी सरकार थी, मजबूत सरकार थी, तो उस वक्त तो फैसले किए जा सकते थे। दूसरी बात ये भी है कि जो नक्सलवाद की बात कही गई है, तो ये जो कानून है वो आदिवासियों को उस ओर जाने से भी रोकता है, ये भी एक इसका मकसद है। तो ये कैसे नहीं किया गया, मैं थोड़ा सा आश्चर्य की बात है। और दूसरी बात ये है कि आप को तो आप उस राज्य में हो, हमने भी यहाँ देखा है कि जो एक पत्थलगड़ी एक आंदोलन शुरू हुआ था, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि पेशा कानून का ठीक से क्रियान्वयन नहीं किया गया कहीं, तो आदिवासी जो है आक्रामक हो गए थे और वो उड़ीसा और झारखंड और दूसरे राज्यों से होते हुए छत्तीसगढ़ तक भी आया। छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की घटनाएं हुई। पुलिस ने और प्रशासन ने उल्टा उन्हीं आदिवासियों पे केस दर्ज कर लिए जो पत्थलगड़ी आंदोलन कर रहे थे। उसमें कुछ गलत भी होंगे, कुछ सही भी होंगे, लेकिन हाँ उस वक्त केस दर्ज हुए। तो पत्थलगड़ी का वो है कि वो ग्राम सभा के पास पत्थर पे लिख के अपना अधिकार चले जाते हैं, इस तरह का मोटा मोटा वो कानून था, वो आंदोलन था। तो ये अगर इस चीज को लागू किया जाता, छत्तीसगढ़ ही नहीं सारी जगहों पर हम इसको ले सकते हैं, तो उस तरफ जो झुकने वाली एक जो बात है वो भी कम होती है। जी चलिए राजीव जी, धनंजय जी के पास चलते हैं, लेकिन आपको सैल्यूट है कि एक ये ऐसा वोट की राजनीति में बड़ा संवेदनशील मुद्दा है पेशा कानून। आप पक्ष भी बोले, विपक्ष भी बोले, कैसे बोले, आपने बहुत साहस जुटाया, बड़ा लंबा आपने तर्क रखा। धनंजय जी, क्या उम्मीद करें कि जैसा इसकी मूल भावना थी, भूरिया कमेटी ने, दिलीप सिंह भूरिया थे उस समय, कांग्रेसी ही थे पहले, बाद में भाजपाई हो गए, उनने जो इसकी मूल अवधारणा रखी थी, इसको सोचा था, सरकार के सामने पेश किया था, क्या उसी तरह अक्षर सह अधिकार दिए जाएंगे आदिवासी बेल्टों में? और पहले तो 22 तारीख को पास हो जाएगा, नहीं? प्रेसी आ गई कि नहीं आई? प्रेसी मंत्रियों के पास आ गई होगी। देखिए त्रिपाठी जी, जब कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में गई तब पेशा कानून जो आदिवासी वर्ग का अधिकार है जी, जो अधिकारी आदिवासी वर्ग की संस्कृति की, परंपरा की, उनके जल जंगल जमीन की रक्षा का अधिकार देता है, और ग्राम पंचायत जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के आते हैं उनको स्वयं के क्षेत्र में शासन का अधिकार जो देता है, वहाँ पर वो तय करेंगे क्या इस प्रकार के वहाँ पे डेवलपमेंट होना है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का। ये पेशा कानून है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में घोषणा पत्र में उनको स्थान देने का काम किया। स्वाभाविक सी बात है, जब हम घोषणा पत्र में उनको स्थान दिए हैं तो हमारी स्पष्ट मानना है कि छत्तीसगढ़ की जो 32% आबादी है और जो यहाँ के 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, वहाँ के रहवासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए।
और इसीलिए आप देखेंगे 1.5 साल से इस पेशा कानून का मसौदा तैयार करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे त्रिपाठी जी, इस मसौदा को तैयार करने के लिए हम उन सांसदों का, उन विधायकों का भी सहयोग मांग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं लेकिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनसे भी सलाह मांग रहे हैं। हाँ, उनसे भी सलाह मांग रहे हैं जो लगातार वन क्षेत्रों में वन अधिकार पट्टों के लिए काम कर रहे हैं, वन क्षेत्र में रहने वालों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, और संगठनों से हम सलाह मांग रहे हैं ताकि एक मजबूत और एक बेहतर कानून इसके लिए बनाया जा सके, एक नियमावली बनाया जा सके, जो इनको जो अधिकार आदिवासियों का वो उनको मिल सके। ये हमारी स्पष्ट मानसिकता और इसी पारदर्शी तरीके से हम काम कर रहे हैं। और मैं सुन रहा था राजीव चक्रवर्ती जी को, आपने और आशीष दुबे जी ने भी उनसे सवाल पूछा कि 15 साल में आपने लागू क्यों नहीं किया जी। तो ये किस प्रकार से गोलमोल जवाब देते रहे पूरी तरीका से। इसलिए 15 साल में इसलिए लागू नहीं किया। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है वोट की राजनीति में ये जी, इसीलिए गोलमोल जवाब देंगे नहीं वही तो। लेकिन इन्होंने जो आरोप जो लगाया सरकार के ऊपर, जो भी मसौदा तैयार जो सरकार कर रही है उस पर शंका पैदा करके अपने जो आरोप है उसको झूठा साबित करने की कोशिश की है, क्योंकि इनके मंशा समझ में आती है ये तो लागू कर नहीं सके उसको, क्योंकि इनकी नियत नहीं रहे। और जो लागू करने जा रही है उस पर शंका व्यक्त करके आदिवासियों को जो कानून मिलने जा रहा है, जो अधिकार मिलने जा रहा है, जो पेशा कानून का अधिकार उनको मिला, उसका एक प्रकार से विरोध करने का इन्होंने किया हुआ है। मैंने कहा ना स्पष्ट तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं उनसे भी हमने सलाह मांगा है इस मसौदे में उनकी क्या राय होनी चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और किस प्रकार की इसमें नियम बनाया जाए जिससे आदिवासी वर्ग को और मजबूत कानून मिल सके। तो निश्चित तौर पर हमारी तो मंशा स्पष्ट समझ में आता है, लेकिन किसकी मंशा खराब समझ में आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जो विधायक हैं और जिनके जनप्रतिनिधि है जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वो अभी तक उपस्थित होकर इसमें किसी प्रकार की सलाह मशूरा दिए ही नहीं है। और माननीय टीएस सीजे जी ने तो भी कहा है कि आप लिखित भी दे सकते हैं, अगर आने में आपको तकलीफ हो रही है तो आप लिखित में सुझाव दे दीजिए। तो हमारी तो स्पष्ट मानसिकता है और स्पष्ट मानना है कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के निवासी जो राज्य की 32% आबादी है उसको उनको अधिकार मिलना चाहिए, जिससे सरकार हमारे काम कर रही है। नहीं, बढ़िया किया। लेकिन राजीव जी ने यह भी आरोप लगाया कि आज दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले का वाकया बताया कि आदिवासी समाज जो आपने नगर पंचायत और नगर पालिका बना रहे हैं जो आदिवासी क्षेत्र है उनको तोड़ के, तो उनको वापसी की उन्होंने बात कही कि नहीं उनको नहीं बनाना चाहिए, जिसका उन्होंने विरोध किया है। धनंजय जी नहीं, असल में राजीव जी जैसा कंफ्यूज हो गए थे, वो घटना आपको बताना चाहूंगा। नारायणपुर जिले का मामला है वो जी। नारायणपुर जिले के कुछ ब्लॉक जो है ऐसे दूर हैं जिसे नारायणपुर जिला लगभग पास पड़ता है और दूसरे जिले में उनका आता है, तो वो ब्लॉक के लोग ये मांग कर रहे थे उनके गांव को नारायणपुर जिला में शामिल कर दिया जाए, ताकि उनको जो दूसरे जिले में जहां पूरी ब्लॉक है वहां जाने में जो उनको दूर होता है ब्लॉक मुख्यालय में, उसका डिस्टेंस कम हो जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने केंद्र सरकार को पत्र पहले लिख चुके थे कि ये जो सुन लीजिए ना कि 151 जो गाँव है जो नारायणपुर जिला में आना चाहते हैं, आदिवासी बंधु क्यों है वही तो बताना चाह रहा हूँ ना। कोंडा गांव की बात बताना चाहता हूँ, क्यों नारायणपुर जिला में कोंडा गांव आना चाहता हूँ। सारे आपकी जानकारी अधूरी है, थोड़ा सा दुरुस्त करके आया करें। मैं वही बताना चाहता हूँ, वही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो नारायणपुर जिला के आदिवासी गांव के थे, वो कोंडा गांव जिला में अपने शामिल कराना चाह रहे थे, क्योंकि ब्लॉक में जो परिवर्तन करने का जो काम होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है त्रिपाठी जी, क्योंकि ब्लॉक के माध्यम से केंद्र सरकार जो है डेवलपमेंट की योजनाएं बनाती है और वहां के जितने जनसंख्या है, जितने गांव, उसके हिसाब से उनकी योजना बनाती है। अगर राज्य सरकार उनकी जानकारी के बगैर उसको जिला चेंज कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनके विकास की जो केंद्र सरकार से जो उनकी नीतियां बनती है उसके लाभों को नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उन 150 गांवों को केंद्र सरकार से अनुमति मांगा गया है कि इनको वहां पे शामिल कर दिया है। दूसरी बात, ये बात कहते सरगुजा जिला की, तो सरगुजा जिला में जिस आदिवासी वर्ग ने जिस खनन का विरोध किया है वो खनन की ग्राम सभा की जो बैठक हुई थी वो रमन सरकार के दौरान हुई थी और पूरी तरीके से फर्जी हो रहा है, क्योंकि ये चीजें साबित हो चुकी है। और क्या बताइए ना, सुन लीजिए, अभी तो बता रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। आप बात सुन नहीं रहे, आप डर रहे बात सुनने में, कोई डर नहीं, क्योंकि आपने सरगुजा से जो पैदा, सरगुजा से जो जिले की बात कर रहे हैं, मैं जिला की पंच समितियों को भंग किया जा रहा है, नगर जो पंचायतें थी उन्हें भंग कर दिया गया, उसे नगर पालिका में शामिल एक नहीं। राजीव जी आपकी बात हम फिर से आ जाएंगे, अपनी बात रखिएगा। धनंजय जी की बात आ जाए फिर से आप लगे टीमराडिंग की शुरू हो चुकी है जी। राजीव जी काउंटर करने लगे शुरू हो चुकी है, क्योंकि जितने भी ग्राम सभा की फर्जी रिपोर्ट हुए रमन सरकार में हुए। दूसरी बात देखेंगे त्रिपाठी जी, है रमन सिंह की सरकार रही है जो छत्तीसगढ़ में भू संशोधन विधेयक लेकर आई थी और ये विधेयक लेकर आई थी कि 250 एकड़ जमीन अगर कोई आदिवासी क्षेत्र में खरीद लेगा
वहां पे 5वीं अनुसूची क्षेत्र के जो नियम कायदे हैं, जो ग्राम सभा के नियम कायदे हैं, वो लागू नहीं होगा। इसको कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था और आदिवासी समाज ने भी विरोध किया था, और बाद में जाके भाजपा जुड़े आदिवासी प्रतिनिधि ने विरोध किया, तब उस कानून को वापस लिया गया। तो जो आदिवासियों के जमीन पे कब्जा करने के लिए भू संशोधन विधेयक लेकर आते थे, वो कैसे पेशा कानून को लागू करते। दूसरी बात, हमारी सरकार मसौदा तैयार कर रही है, हम तो खुला मंच दे के रखे हुए हैं, आप आइए, इसमें सलाह दीजिए, मशवरा दीजिए, क्या कमियां बताइए, एक मजबूत कानून हमको बनाना है। ये हमारे आदिवासी वर्ग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और जिसको घोषणा पत्र में देने का काम किया है। और हम तो उन 4 राज्यों का भी परीक्षण कर रहे हैं जहाँ पे पेशा कानून लागू हुआ है, कि वहाँ पे कौन से कानून जो बेहतर है, जिसका लाभ वहाँ के आदिवासी वर्ग को मिल रहा है। और स्वाभाविक सी बात है, एक मजबूत कानून देना हमारी सरकार के प्रतिबद्धता है, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, गुजरात का मत करिएगा। हमारे आशीष जी ने बताया कि वहाँ पंचायत कानून को कटपेश कर दिया है गुजरात में। जी राजीव जी, आप धनंजय जी की बातों पर मैंने कहा ना, हम सभी जगह परीक्षण करें, जो बेहतर चीजें हैं वो आदिवासी वर्ग हम लागू करेंगे। जी राजीव जी, आप कहना चाह रहे थे? देखिए, भू अधिकार जी, जो मेरे मित्र कह रहे थे कि एक जिले की बात थी, वो सरासर झूठ है। पूरे आदिवासी पूछ लीजिए अपने जो प्रतिनिधि हैं, जो बस्तर में हैं, कि कितने आदिवासी बंधु अलग अलग क्षेत्र से राजधानी में डेरा लगा के बैठे हुए थे और कोई आया नहीं। अब ये कहते हैं कि एक जिले के लिए आए थे, तो ये सरासर झूठ है, ऐसा नहीं होता है। जो लोग 3 दिन तक रहे, अखबारों की सुर्खियां बनी, उनसे कोई प्रतिनिधि मिलने नहीं आया। वो देखिए, कानून बनाने के पहले सारे जगह को नगर पंचायत में तब्दील कर दिया गया, वहां सीओ तब्दील बैठाल दिए गए हैं, और उसके बाद पेशा कानून का जो हश्र महाराष्ट्र में हो रहा है, देखिए गढ़चिरौली में हो रहा है, चंदापुर में हो रहा है, चंद्रपुर में हो रहा है, तो वो लागू होने के बावजूद भी नीति और नियत अगर कमजोर है तो कानून को अमली जामा आपने पहना दिया। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी प्रशासनिक कार्रवाई जो होती है, जो अभी आशीष जी ने कहा कि उड़ीसा के जो जंगल में इस प्रकार से कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तो ये सब ठीक है, कानून बना लीजिए और अच्छे मन से बनाइए, लेकिन कानून बनाने के पहले जो आपकी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों से ऐसा लग रहा है कि शंका है। हमको शंका नहीं, आदिवासी बंधुओं को शंका है कि कहीं आप कानून का जामा पहना देंगे लेकिन अंदर से उनको कमजोर कर देंगे, अपनी नगर पंचायतें बैठा देंगे, वहां अपना सीओ नियुक्त कर देंगे, और उसके बाद अगर वन बंधु जाएंगे महुआ तोड़ने तो उनको अंदर कर देंगे। वो वहाँ पेशा कानून लागू नहीं होता, वहाँ जंगल का कानून, वहाँ पे पुलिस का कानून लागू होता है। पेशा कानून लागू होने के बाद उनको कुछ न्यायिक अधिकार भी मिलेंगे, मजिस्ट्रियल कुछ पावर भी रहेगी उनके पास। राजीव जी, वो न्यायिक अधिकार मिले जी नहीं मालूम है साहब। पेशा कानून के बारे में 96 से हुआ है, 2006 में क्या क्या इम्प्लीमेंट हुए, वो सारी सबको जानकारी है। लेकिन देखिए, कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन आज भी नमक के बदले चिरौंजी का व्यापार हो रहा है। जो गरीब बेचारे हैं, जो कांग्रेस के समय से लगातार हुआ था, ये आदिवासी में आपने क्यों नहीं खत्म कर दिया? कि हम तो आदिवासी की सरकार है। 15 साल में आपको खत्म कर देना था नमक के बदले चिरौंजी। नहीं, हमारे समय तो खत्म करने लगे थे। हाँ, नहीं, हमने बंद किया और फिर से शुरू हो गया को खत्म करने लगे थे। हमने तो बंद किया था। ये शोषण की जो बातें थी ना, हमारे समय जो डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाता था आदिवासी बंधुओं के, ये सारी चीजें होती थी, ये चीजें तो हमने शुरू किया। कि पहले तो बिचौलियों के माध्यम से होता था, बिचौलियों के माध्यम से तेंदुपत्ता का व्यापार होता था, बिचौलियों के माध्यम से आपके पास वन उपज का उत्पादन होता था। जी जी, अच्छा फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। जी, जवाब दे दीजिए। ये कोंडा गांव के विषय में अभी भी कंफ्यूज है, और कहीं न कहीं यहाँ पे वो जो जिला वाली बात है उसको इनकार करके महामहिम राज्यपाल महोदय जी के द्वारा लिखी गई पत्र का भी यहाँ पे झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। जी शर्मा जी, क्या है वास्तविकता, और क्या आपको लगता है कि वाकई में पेशा कानून, जैसा राजीव जी शंका जाहिर कर रहे हैं कि पुलिस उसी तरह काम करेगी, ग्राम सभा जो निर्णय लेगी उसको सही ढंग से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसको आगे तक पहुंचाएंगे नहीं, क्या लगता है आपको? और जहां तक काफी देर से बहस चल रही राजीव जी धनंजय जी में एक जिले की बात, वो कह रहे हैं सारे पूरे प्रदेश से आए थे, वो सुर्खियां बनी थी, 2-3 दिन की बात है, फिर गवर्नर से मिले थे, उसमें क्या सत्यता थी? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये सुधार कर दूं कि कुल 25 साल इस कानून को बने हो गया, 26वां साल चल रहा है जी। इसमें आप मध्य प्रदेश के शासनकाल को भूल रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था 5 साल। 20 साल का समय मिला काम भाजपा को। 20 साल में मैं तो देखता आ रहा हूँ ना, शुरू से प्रारंभ से ही देख रहा हूँ, किसी की मंशा नहीं है पेशा कानून लागू रही, बातें सब करते हैं। भाषण में मैंने कई बार सुना है, मैंने जोगी जी को भी सुना है और भी लोगों को सुना है
लेकिन किसी की मंशा दिखी नहीं। सबसे पहली चीज है उसका जो ये निकला। एक बार क्या हुआ था, जब बस्तर क्षेत्र में मानपुर राम जी सोढ़ी हुआ करते थे और झुमुकलाल भिड़िया हुआ करते थे, उन लोगों ने जो देखा कि स्थितियां विषम हो रही हैं, तो उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए जी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये 6वीं अनुसूची की मांग कर दी थी बस्तर के लिए, और वो आंदोलन बहुत दिन तक के चलता रहा। फिर बाद में उनको संतुष्ट कर दिया गया। आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैं सारे में बोल रहा हूँ, संतुष्ट कर दिया गया तो वो मामला खत्म हो गया जी। पेशा कानून लागू करने की बात जो है वो गंभीरता से कोई भी नहीं ले रहा है। 20 साल का शासन जो है भाजपा ने किया मध्य प्रदेश और यहाँ मिला के, 6 साल का 6वां साल इसने इनका चल रहा है, 3 साल योगी जी ने चलाया, अभी तीसरा साल भूपेश बघेल जी का चल रहा है। अब चर्चा चल रही है, अब चर्चा को वास्तविक रूप कब मिलेगा ये अब हम और आप सब देखेंगे। एक चीज समझने वाली बात है कि अब आदिवासियों के बीच में ऐसा नेतृत्व पनपा है, मुझे जो लगता है वो मूलतः आदिवासी है और नेतागिरी से दूर है। कुछ लोग आए हैं सामने, वो लोग पैदल चल करके जो है राजधानी तक आ रहे हैं। देखिए, सरगुजा से पैदल आए, आपके बस्तर से पैदल आए, अंतागढ़ से जिले की मांग को लेकर पैदल आए, और वो सीधे राज्यपाल से मिल रहे हैं। आप इसको समझिए, राज्यपाल को 5वीं अनुसूची के अधिकार के तहत जो है वो अपनी बात को राज्यपाल से कहने लगे हैं, वो भी अपने अधिकार को समझने लगे हैं। ये एक प्रकार का शासन के लिए अलर्ट है, और इस अलर्ट को अगर उन्होंने ढंग से नहीं लिया तो निश्चित रूप से जो है सरकारों के लिए जो वोट बैंक कर रहे हैं वो गड़बड़ा जाएगा। और जहां तक आदिवासी क्षेत्र के लिए विकास का प्रश्न है, तो मैं आपको एक बड़ी मोटी बात बता रहा हूँ, आप भी बहुत दिनों से देख रहे हैं, राजीव गांधी के समय देख रहा हूँ कि हजारों करोड़ रुपया आज तक जो है प्रत्येक शासन ने जो है आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए दिया। बस्तर के क्षेत्र का मेरा ऐसा अनुमान है, अगर उसका टोटल कैलकुलेशन किया जाए कि कितना 1000 करोड़ रुपए वहां बस्तर क्षेत्र में गया है, तो मेरी और आपकी नजर में जो है उसको स्वर्ग बन जाना चाहिए था अभी तक। लेकिन आज क्या स्थिति आदिवासी क्षेत्र की, बस्तर की, सरगुजा की, हम और आप सब देख रहे हैं। ये यहाँ पर जो है, जो इन्होंने एक बात उठाई ना, अधिकारी अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहते, इसमें ही बात छिपी हुई है। मंत्री अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहते, नेता अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहते, उसी वर्ग से उठे हैं। लेकिन आदिवासी वर्ग से उठ के अगर आप नेता बन गए हैं, अगर आप मंत्री बन गए हैं, तो फिर आप सोचना छोड़ देते हैं, फिर आप अपने हित की बात सोचने लगते हैं। दरअसल दिक्कत यहाँ है, मैंने लोचा यहाँ पर है। आप आदिवासी मंत्री बन गए हैं तो आपको अपने क्षेत्र के विकास के लिए और आदिवासियों के विकास के लिए पेशा कानून की मांग बड़े तसल्ली से करना चाहिए। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, सोहन पोटाई जी हैं जो लगातार भाजपा के सांसद रहे, आज वो आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं, जुलूस लेके निकल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तब उन्होंने 15 साल के अंदर एक भी बार कभी भी आवाज नहीं उठाई थी। ये जो बेईमानी है, ये जो ईमानदारी की कमी है, ये गड़बड़ करती है। आज इतने मंत्री, अनंत कुमार साय जी, विष्णुदेव साय, ननकीराम कौर, राम विचार नेताम, अरविंद नेताम, प्रेम साय सिंह, अमरजीत सिंह, कवासी लखमा से अनेक नेता बने हैं। इन लोगों ने आज तक इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं उठाया? ये प्रश्न पैदा होता है। ईमानदारी तो यही गड़बड़ है ना। जब आप ईमानदारी से कोई बात उठाएंगे नहीं तो यहाँ डिबेट में वो उसके ऊपर डालेगा, वो उसके ऊपर डालेगा। बड़ी सफाई के साथ राजीव जी ने कह दिया कि भाई हम 15 साल में करते हैं, नक्सली प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कर पाए, तो स्वीकार तो किया नहीं कर पाए, लेकिन नक्सली प्रॉब्लम के कारण ये ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा आपको कि हमारी मंशा ही नहीं है, हमारे अंदर कहीं भी ये इच्छा शक्ति नहीं है कि हम पेशा कानून लागू करें, आदिवासियों का भला हो, और वहां जो पैसे जा रहे हैं हजारों करोड़ रुपए, उसका घालमेल खत्म हो। हम ये नहीं चाहते। बिल्कुल शर्मा जी, आपने चूंकि बात कही है, जो आपने उदाहरण दिया है कि स्वर्ग बन जाना चाहिए बस्तर सरगुजा, अगर अनुमति दे तो मैं एक अनुभव अपना आपसे साझा कर सकता हूं। राजीव जी, धनंजय जी, अगर आप अनुमति दे, मैं किसी सरकार पे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, अगर आप दे तो एक अनुभव साझा कर सकता हूं। बहुत ही मतलब बिरले उदाहरण ऐसे मिलते होंगे, अगर आप लोग अनुमति दे तो मैं साझा कर लूं। सरकार उस समय किसकी थी उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी, हमारे एक मित्र थे सरगुजा में, मनेन्द्रगढ़ में, दीपन चक्रवर्ती, उनके कहने पे मैं एक बड़ी मैगजीन को, उसमें मैगजीन थी उसको प्रेजेंट करता था, मैं सरगुजा स्टोरी करने गया था। वहां पहाड़ी कोरबा विलुप्त होती जाती है, एक दिहाई का कोरबा, एक पहाड़ी कोरबा। वहां पहाड़ी कोरबा का किसी भी तरह से नसबंदी करना भी अपराध की श्रेणी में आता था। और वहां पे जब उन आदिवासियों से मैं 6-7 दिन रहा, उनसे मैंने बात की, तो उन आदिवासियों को आप आश्चर्य करेंगे,
जो फंड आया था बकायदे फाइल में भी था कि आदिवासियों को फलदार पेड़ हम वितरित करेंगे जिससे लगा के वो संपन्न हो जाएंगे। और पेड़ किसके दिए गए? सेव और नाशपाती के। उनको जहां पीने की समस्या थी वहां सेव और नाशपाती बकायदे इंद्राज है उनके रजिस्टर में, रिकॉर्ड में, कि सेव और नाशपाती को ननकू राम को 15 पेड़ सेव को 15 पेड़ नाशपाती के दिए गए लगाने के लिए। खर्च आया 13,000। इसी तरह उनको जो बैल जोड़ी दी गई, खेत उनके पास 1 एकड़ भी नहीं, 1.5 एकड़, और उनको बैल जोड़ी दी गई। और वो बैल जोड़ी मैंने देखी थी, वो बैल जोड़ी ऐसी थी कि उस बैल को उठाना पड़ता था, मरने वाला था कम से कम। इसको मैंने उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब नहीं था, मैंने कैमरे में फोटो में उसको मैंने खींचा, जरूर स्टोरी भी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अगर सरगुजा में जितना पैसा पहाड़ी कोरबा के दिया गया, और उससे बड़ी बात पहाड़ी कोरबा में नसबंदी फैमिली प्लानिंग उनके करना, उसमें लगाम, फैमिली प्लानिंग नहीं हो सकती थी, अपराध था। पैसे के चक्कर में उसमें 300 कुछ रुपए मिलते थे, तो कुमारे लड़के और कुमारी लड़कियों ने नसबंदी करा ली। ऐसे हो सकता है अभी हो, वहां 70 जोड़े मैंने ढूंढे थे। बाद में चूंकि उनने फैमिली प्लानिंग करा ली लड़के ने और लड़की ने, तो ये हुआ कि सामाजिक क्या किया जाए। तो जो फैमिली प्लानिंग कराए हुआ, परिवार नियोजन कराया हुआ लड़का था और परिवार नियोजन कराई हुई लड़की थी, उन दोनों की शादी करा दी गई कि ठीक है तुम दोनों का बच्चा नहीं होगा, ये बकायदे, तो भी कुछ नहीं हुआ। तो ये तो आदिवासियों के हित के लिए न जाने कितनी योजनाएं आई, अरबों रुपए गए, लेकिन उनका हित नहीं हो सका। खैर सुभाष जी आप जो भी बहस चल रही है, चाहे राजीव जी कह रहे हो, वास्तविकता हमारे बाबूलाल जी बता रहे हो, धनंजय जी ये दावा कर रहे हो कि आदिवासियों के हित में जितना भी बेहतर कानून बन सकता है, सख्त कानून बन सकता है, भूपेश सरकार करेगी घोषणा पत्र के अनुरूप। आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत सारी वास्तविकता हमारे आशीष जी ने भी बताई है, कितना संतुष्ट हैं आप? और मैंने एक आध बिरला उदाहरण आपको दिया है, सरगुजा का 1991 की बात है ये। अब इतना आसान नहीं है आदिवासी समाज को ठगना जी। अब पहले तो सभी राजनीतिक पार्टी को मैं इस मंच के माध्यम से बता दूं जी, क्योंकि युवाओं में एक उबाल आ गए हैं, प्रशिक्षित होते जा रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए। जो आप लगातार आप कुछ 4-5 सालों में आदिवासी समाज के जो आंदोलनों में लोगों के बीच में जो भावना है, हम तो पहले पेशा तक नहीं जानते थे, जबकि ये तो शासन की मंशा थी कि ये सब चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल करते, उन क्षेत्रों में प्रचारित करते। वो तो हम लोगों ने खोज कर निकाला है अपने अधिकारों को जी। और हमारी युवा टीम प्रदेश में सरगुजा से लेके पूरे बस्तर में हमारी युवा टीम लगातार इसमें प्रशिक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को सब सिखा रहे हैं। ये बड़ी बात है। जिन क्षेत्रों में जिन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, आप लोगों की बातों में आया, उस पर आप खुद समझ सकते हैं कि अधिकारी जी हम इम्प्लीमेंट करें करके उनके विचारों में आप खुद जान सकते हैं हम चीजों को। तो हमारे लड़के अब सिखा रहे हैं, तो आज अब हम लोग को आसानी से आप नहीं थक सकते। हम लगातार 19 जुलाई से हमने चरणबद्ध आंदोलन भी किया, शासन प्रशासन से इसकी कई मांगों को लेकर हमने अपनी बात रखी, यहाँ तक चक्का जाम किया, ट्रेन तक रोका। तो आप समझ सकते हैं कि युवा अब अपने हक अधिकार को इतना आसानी से राजनीतिक पार्टियों में हम आने वाले नहीं है, क्योंकि सालों से संविधान प्रदत्त अधिकार हम अपने हक अधिकार के लिए रोड की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। और क्या होता है वो तो समय बताएगा कि क्या इम्प्लीमेंट होता है इस पे, ग्रास रोड पे आप क्या हमारे लिए करते हैं वो देखा जाएगा। बाकी हम उसके लिए भी तैयार हैं कि जैसा भी नियम पड़ेगा हम उसके लिए भी हम स्टडी करेंगे। हमारे पास भी पूरी टीम तैयार है। क्या जी सुझाव के लिए तो 1 साल पहले हुआ था, तो हमारे युवा प्रभाग के और हमारे जो जानकार हैं इस क्षेत्र पे काम करने वाले, उनसे सलाह लिया गया है। उनका कितना मेंशन करके और कितना ग्राउंड लेवल पे उतारते हैं और जो नियम मिलाते हैं वो देखने का विषय है। और हम तो मांग करेंगे कि अगर जब उसे फाइनली अगर लाया जाए तो हमें भी उससे बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए कि हम भी उसे देख सकें और ये स्थिति ना हो कि बाद में भी हमको फिर रोड में लड़ाई लड़नी पड़े। तो हम लागू करने से पहले एक बार जो हमारी टीम है उनसे भी सलाह मशवरा लेने के लिए हम आवेदन करेंगे आपके माध्यम से। जी धनंजय जी, बिल्कुल धनंजय जी,
धनंजय जी आवाज आ रही है? सुभाष जी जो कह रहे हैं इनको भी आमंत्रित करिएगा। जी जी चलिए आशीष जी। देखिए, मैंने पहले कहा ना, जब पेशा कानून का मसौदा तैयार किया गया, जी। तैयार करने की जब विचार की गई तो सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया गया और सुभाष जी तो स्वीकार भी कर रहे, उनसे भी इस विषय में सलाह मांगी गई, उन्होंने सलाह भी दिया। और मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे संगठन भी हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हैं, बहुत सारे कानून के जानकार भी, सभी सलाह मांगी जा रही है और एक मजबूत जो है पेशा कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें दावावती भी बुलाई जाती है, स्वाभाविक सी बात है। पूरी प्रक्रियाओं का सरकार पालन करेगी और एक मजबूत पेशा कानून एक आदिवासी समाज को जो हमारे घोषणा पत्र में भी है उसको देने के काम सरकार कर रही है। उसकी तैयारी पूरी तरह चल रही है और 1.5 साल से लगभग तैयारी हो रही है। जी आशीष जी। देखिए, तैयारी हो रही है 1.5 साल से, लेकिन मामला 25 साल पुराना है और छत्तीसगढ़ में भी 2.5 साल करीब सरकार हो, आपकी सरकार को हो गया है। लेकिन चलिए ठीक है, अगर शुरुआत कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो बेहतर है। लेकिन इसमें समस्या ये भी है, इस कानून के साथ एक दूसरा पक्ष भी ये आ गया है कि अभी जो जंगल में और जो इस तरह के क्षेत्रों में जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है, उस पर जो कब्जा है वो रसूखदार लोगों का है। चाहे उसको आप राजनीतिक माफिया कह लीजिए, प्रशासनिक माफिया या आर्थिक माफिया, जिस तरह का माफिया, उन माफियाओं का पूरा कब्जा है। खनिज माफिया है, जंगल माफिया है। तो और उन माफियाओं के संबंध किस तरह, कहां तक, किस तरह से उनके तार जुड़ते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वजह से भी सरकारें जो है एक कदम आगे बढ़ती हैं और 2 कदम पीछे हटती हैं। तो ये भी एक उनकी राजनीतिक मजबूरी और जो उनके कंपल्शंस हैं, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से सरकार हमेशा, हर राज्य में सरकारें इस तरह का एक चिंता जाहिर करती हैं कि वो करना चाहती हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं करती। दूसरी बात यह है कि जो ट्राइबल पॉलिटिक्स अभी शुरू हुई है, पूरे देश में ही शुरू हुई है। प्रधानमंत्री ने भी छत्तीसगढ़ में और कई झारखंड में चिंताएं जताई हैं और इस तरह की बातें कही और सरकारें भी कर रही हैं। तो ट्राइबल पॉलिटिक्स की वजह से पेशा कानून फिर से जो है राज्य सरकारों की जुबान पर आया है। उसको बैलेंस करने के लिए हर दल की सरकार उसको बैलेंस कर रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 29 सीटें हैं ट्राइबल की और 32% आबादी है, उनका मैनिफेस्टो में वादा है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार उस चीज को कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के कब्जे से वो सीटें छीनी जाएं। तो अब इसलिए ये सारी चीजें सामने आई हैं। और दूसरी बात यह है कि जो वो रिसोर्सेस का मोह जब तक एक बड़ी लॉबी के से नहीं छूट पाएगा, तब तक ये कानून बहुत अच्छे से लागू नहीं हो पाएगा। और एक बस इसमें एक समस्या केंद्र की तरफ से भी ये है कि केंद्र ने जब ये कानून बनाया तो कानून बनाने के बाद उसने कोई टाइमलाइन तय नहीं करी कि राज्यों को टाइमलाइन, समय सीमा देती कि इतने समय में कानून बना लें। दूसरी बात, राज्य सरकार, केंद्र सरकार हर चीज पे मौन रही। केंद्र सरकार ने बना के उसको छोड़ दिया। यदि उस पर कोई टाइमलाइन तय होती, एक मॉनिटरिंग होती, कोई स्वतंत्र कमेटी होती, कुछ होता, इस तरह की कोई चीजें होती, तो मुझे लगता है सरकारें मजबूरन इस तरह की चीजों को करती। लेकिन अब चूंकि ये एक पॉलिटिकल एक रोड मैप बन गया है पार्टियों का, इसलिए कानून सामने आया है और कानून की बात सामने आई है। लेकिन इस पर सभी दलों को आगे पीछे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला जो है उस तरफ भी जाता है, एक नक्सलवाद की एक चिंता भी पैदा करता है और आदिवासियों को उनके हकों से भी। तो एक किसी तरह का कोई जंग नहीं छिड़ जाए, क्योंकि मुझे याद है शायद अरविंद नेताम ने बात कही थी 2 साल पहले कि मुझे चिंता है कि कहीं आदिवासियों में और सरकारी मशीनरी के बीच जंग न शुरू हो जाए, जिस तरह के हालात हैं। तो इसको सोचने की अब जरूरत है। चलिए राजीव जी, अब आरोप प्रत्यारोप से अलग हट करके क्या सुझाव देना चाहेंगे बहुत संक्षेप में, कि किस तरह सुझाव हो? फिर अंतिम हम इस पेशा पर भरोसा जो हमारा प्रोग्राम है उसको मैं समाप्त करूंगा राजीव जी, बाबूलाल जी से बात करके। जी राजीव जी। जी जी त्रिपाठी जी, जैसे मैंने कहा कि नीति नियत और मंशा स्पष्ट होनी चाहिए और उसको हृदय से लागू करने की मंशा होनी चाहिए। जैसे कि अरविंद नेताम जी ने कहा था, मनकूराम सोढ़ी जी भी थे और जो बस्तर के हीरे कश्यप जी थे, इन लोगों का मत था। झुमुकलाल भेड़िया जी भी थे, उन्होंने भी इसकी बड़ी तरफदारी की थी। झुमुकलाल भेड़िया जी ने, झुमुकलाल भेड़िया बहुत तरफदारी की थी। जी तो ये सारे सर्व आदिवासी समाज की ये देखा जाता था कि नियम आप कितने भी पहना देते हैं, परंतु वो नीचे स्तर तक पहुंचता है कि नहीं। क्योंकि आज भी गांव में गोबर बीनते हुए एक तरफ तो अल्बर्ट कुजूर जो है वो IPS अफसर बन गया, लेकिन गांव की जो
रेवंती भाई एक्का है, वो आज भी गरीबी की शोषण की शिकार हो रही है। तो नीति और नियत ऐसी हो कि अमली जामा वो जमीनी स्तर पर हो, वो केवल अखबारों की सुर्खियां ना हो, वो ऑडिटोरियम का हिस्सा और वो उसके शोरूम का कैटेगरी ना हो। तो जब तक वहां के आदिवासियों को सचमुच में अधिकार न दिए जाए, और जब तक, जैसे आशीष जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कि ये जो माफिया काम करते हैं, जंगल माफिया और रेत माफिया और खनिज माफिया, इनका वहां से जब तक सफाया नहीं हो जाता, आप कानून बनाते रहिए। कानून बनाने के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सख्ती से कानून बनाना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कानून की रक्षा हो रही कि नहीं हो रही है। ये तो आप देखेंगे कि बस्तर के तमाम जेलों में, दुनिया के तमाम जेलों में निरीह आदिवासियों को बंद कर दिया गया है। तो कानून ऐसा हो, इसका फायदा हो, ऐसा नहीं कि एक तरफ आप नगर पंचायत बना दिए, अपने कलेक्टर बनेंगे। जी चलिए, नियत अच्छी होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं नियत अच्छी होगी। बाबूलाल जी, हम आपसे अंतिम चलते चलते ये पूछना चाह रहे हैं कि इस पेशा कानून बनाने के बाद भूपेश सरकार को 2023 में कितना महत्व मिलेगा, क्योंकि आदिवासी हमेशा से राजनीति की धुरी रहे हैं, उनके मतों से ही, आप ध्यान हो, कांग्रेस हमेशा उनके मतों से ही सरकार बनाती बिगाड़ती रही है। बहुत पहले 1991 में जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिला हुआ था, प्रधानमंत्री तक को जाना पड़ा था सुरगुजा। आप भी गए होंगे, रवई पंडो नाम के एक आदिवासी की भूख से मौत हो जाती है, उसके नाती की और उसकी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को बुलाया जाता है, पटवा सरकार गिरते गिरते बच जाती है। माने आदिवासी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा माना जाता था, आपको ध्यान हो, गिरते गिरते बच जाती सरगुजा की। बाद में 1 साल बाद जब पता किया गया कि उस गांव की स्थिति क्या है, तो वो गांव की स्थिति पहले से भी बदतर हो चुकी थी, क्योंकि भूख से मौत हुई थी, मुद्दा बड़ा था। नरसिम्हा राव जी पहुंचते हैं, पटवा जी पहुंचते हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब मुद्दा बड़ा बनता है, सरकार गिरने की नौबत आती है, बच जाती है, लेकिन 6 महीने 8 महीने बाद उस गांव की स्थिति उससे भी बुरी हो जाती है। तो ये कितना फायदा होगा भूपेश सरकार को? देखिए, पहले जो आप विस्तार से जो बात बता रहे हैं उसमें अगर चर्चा करें तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जी जो पहले हुई है, उनमें बड़ा विस्तार हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ते हुए आपकी बात का जवाब दे रहा हूं पहले, फिर मैं अपनी एक बात कहूंगा। ये निश्चित रूप से अगर भूपेश सरकार जिस रास्ते पे चल रही है और जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात करती है, योजनाएं बना रही है, इम्प्लीमेंटेशन एक अलग विषय है, वो उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो पेशा कानून अगर ये एजीपी जैसा है वैसा लागू अगर कर दिए तो निश्चित रूप से 2023 में इनको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, इन्होंने कुछ कोशिश की है त्रिपाठी जी, इसको नहीं नकार सकते। जैसे बस्तर विकास प्राधिकरण था, सरगुजा विकास प्राधिकरण था, ये 2 विकास प्राधिकरण यहाँ पर थे आदिवासियों के लिए। तो निश्चित रूप से जो है उसमें इन्होंने आदिवासियों को अध्यक्ष बना करके जो है दोनों जगह एक अच्छा प्रयोग किया है, ताकि आदिवासी अध्यक्ष रहेगा तो अपने ढंग से सोचेगा। लेकिन उसका जो है प्रमाण भी कुछ कुछ आने लगा है। एक इन्होंने मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाया है, जिसमें भी अध्यक्ष जो है आदिवासी को दिया है। तो ये एक प्रयास तो है इनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है त्रिपाठी जी, हम इसके जड़ में अगर जाएंगे तो आदिवासी का जीवन सिर्फ जंगल, जल और जमीन से जुड़ा हुआ है। प्रारंभ से, आदिम युग से देखिए आप, इन चीजों से जुड़ा हुआ है। इन्हीं के उत्पाद जो होते हैं वो इनके जीवन का साधन होते हैं, जीवन यापन का साधन होते हैं, और उसी के आधार पर जीवन ये जीता है। इनका शोषण भी इसी रूप में हुआ है, इनको उसकी कीमत नहीं मालूम रहती थी, इसलिए नमक के बदले भी लोग अपनी महंगी चीजों को, चिरंजी वगैरह को दे देते थे। तो इनका शोषण भी लगातार होता रहा है। अब जल, जंगल, जमीन का जो इनका अधिकार था, वो आज की स्थिति में आप देख लीजिए क्या हालात है उसके। जल है तो उद्योगों का पहला हक है, दूषित पानी पीने को आदिवासी मजबूर है। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इसको डिटेल में समझ लीजिए। जमीन है तो उद्योगों को फर्जी ग्राम सभा में जमीनें दी जा रही है उद्योग लगाने के लिए, ये आपके सबके सामने है। जंगल है तो लोग जंगल में थोड़ा बहुत भी कब्जा कर लेते हैं, जेलों में बंद हो जाते हैं। सिहावा की एक बात बताऊं मैं, 30 साल से वहां के आदिवासी लोग जो है लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब उनके आदिम युग से जो है जहां उनको बसना होता था, थोड़े से जंगल काट के साफ सफाई करके वो लोग अपना मकान बनाते थे। सिहावा में ऐसे ही एक प्रयास में जंगल विभाग ने उनके ऊपर में जो है कानून ठोक दिया, तो उसका आज तक वो अपना हिसाब मांग रहे हैं और ईमानदारी के साथ में उनका हक बनता है। फिर भी जो है उसका कोई निर्णय आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 30 साल हो गए यहाँ पर, और बहुत रद्दी स्थिति में आज वो लोग हैं, न इधर के हैं न उधर के हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आप आदिवासियों के मूल हक से वंचित कर रहे हैं, जल, जंगल, जमीन से दूर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके अंदर में आक्रोश तो आएगा,
जिससे वो हमेशा जुड़े रहे, उनके बाप दादे उनके पुरखे उससे जुड़े हुए हैं, उन चीजों से आप उनको बिल्कुल अलग कर दोगे, बिल्कुल दूर कर दोगे और अपनी राजनीति उस तरीके से चलाओगे कि उद्योगपति और ये अभी भाई साहब ने कहा रेत माफिया, इनको संरक्षण दोगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। ठीक है, हर सरकार, मैं तो ये कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, हर सरकारें जो है गरीबों के लिए योजना बनाती है, गांव के लोगों के लिए योजना बनाती है, लेकिन उसका जो है ये आदिवासियों के विषय में जो है हमेशा जो है ईमानदारी नहीं बरतते, कहीं न कहीं कोई न कोई बेईमानी होती है। उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, इसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है। और अगर अब बिल्कुल सही कहा किसी ने, जो दुबे जी ने कहा है कि आक्रोश अगर बढ़ गया तो संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि आदिवासी लड़ाकू जाति होती है, संघर्ष करने वाली जाति होती है। बस्तर में इतिहास है इनके संघर्षों का, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो है उतनी स्थिति तक आदिवासियों को मत पहुंचने दो कि उनको आक्रोश आ जाए, उनको विरोध आ जाए, उनके मन में क्रांति की भावना आ जाए। इसलिए आपने बिरसा मुंडा भी देखा है और वहाँ बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने संघर्ष किया था इसके। जी, तो इसलिए जो है इस पे ध्यान देना पड़ेगा, सबको मिलकर ध्यान देना होगा। अब नहीं चलेगा ये, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर 2-4-5 साल आपने ढील दी तो आप समझ लीजिए कि बहुत नुकसान राजनीति में भी होगा, समाज को भी होगा और देश और राज्य को भी होगा। इतना समझना चाहिए। भूपेश सरकार जी ने नब्ज पकड़ने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, राजीव जी आपका, बाबूलाल जी आपका, आशीष जी आपका और परतेज जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना मूल्य समय देने के लिए। तो बहरहाल वनोपज पर आदिवासी समाज का अधिकार सार्थक तभी होगा जब वनोपज देने वाले वृक्ष और जिस धरती पर वे हैं उसके प्रबंधन का अधिकार उन्हें पूरी तरह से मिले। इसलिए पेशा का उचित तरीके से पालन करना बेहद जरूरी है। भूमि अधिग्रहण के मामले में ग्राम सभा की सहमति के अधिकार को पेशा कानून में जोड़ने की जरूरत है, न कि परामर्श या एवं लेने की। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या बिना विकेंद्रीकरण किए शांति और न्याय स्थापित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जनता आगे जवाब देता ही। नमस्कार।